बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए थे 99 वर्ल्ड कप के बारे में, तो मैं समझता हूँ आज इसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंट एंगल से आपने क्वेश्चन किए हुए थे। कुछ लोगों ने मैच फिक्सिंग के बारे में बात की हुई थी। उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है उस वक्त के जो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, खालिद महमूद साहब, उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार इसके ऊपर कर दिया हुआ है और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात की हुई है। लेकिन मैं इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस करूँगा। मैं टेक्निकल आस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करूँगा आज के एपिसोड में, और कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं उनको सेटिस्फाई कर सकूँ। इससे पहले कि मैं 99 वर्ल्ड कप के बारे में बात करूं, आपको मैं 1975 जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था उस तरफ लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक चीज़ असर्ट करना चाह रहा हूं कि जो फार्मूला है वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स का वो एक ही तरह का है। अगर आप 1975 की बात करते हैं जब वेस्ट इंडीज़ ने पहला वर्ल्ड कप जीता, तो उस वक्त उनके पास फ्रंट लाइन बैट्समैन थे, फ्रंट लाइन बॉलर्स थे, लेकिन जो उस वक्त चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने फिफ्थ और सिक्स बॉलर की सूरत में सर क्लाइव लॉयड और उसके बाद सर विवियन रिचर्ड से बॉलिंग करवाई। फिर आप 1979 की बात करें तो वही स्टोरी थी। फिर आप 1983 के वर्ल्ड कप की बात करें जिसको इंडिया ने जीता, उनके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे कपिल देव, लेकिन अगर उनकी टीम में देखा जाए तो बैटिंग ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा थे। अगर आप कीर्ति आज़ाद की बात करते हैं, अगर आप मोहिंदर अमरनाथ साहब की बात करते हैं, श्रीकांत भी बॉलिंग कर लेते थे उस स्क्वाड में, यशपाल शर्मा भी बॉलिंग कर लेते थे, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थी उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स की। फिर आप 1987 में आ जाएँ, ऑस्ट्रेलिया ने जो वर्ल्ड कप जीता उसमें एलन बॉर्डर बॉल करते थे, स्टीव वॉ बॉल करते थे, और उन्होंने एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया साइमन ओडोनल, जो उस वक्त वो नई चीज़ लेके आए थे, स्लोअर वन। और चूँकि हम सबको पता है कि सब कॉन्टिनेंट की जो पिचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होती हैं, अगर फ्लैट नहीं तो वो स्पिनर्स की तरफ टिल्ट करती हुई दिखाई देती हैं, तो उसमें स्लोअर वन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना था। चेंज ऑफ पेस जो है वो बैट्समैन के लिए परेशानियाँ लेके उन्होंने आना था, तो इसीलिए उन्होंने साइमन ओडोनल को उस वर्ल्ड कप में खिलाया और ये जो फार्मूला था उनके लिए बड़ा अच्छा काम किया। फिर आप 1992 की बात कर लें जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, उसमें भी बैटिंग ऑलराउंडर्स थे। अगर आप इमरान खान साहब की बात करें तो शोल्डर इंजरी और पेस लूज़ करने की वजह से और बैटिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की हुई थी, तो उनको रिगार्ड किया जाता था एज ए बैटिंग ऑलराउंडर। उसके बाद मैं बॉलिंग करता था, एजाज़ अहमद ने उस वर्ल्ड कप में बॉलिंग की, फिर उसके बाद सलीम मलिक बॉलिंग किया करते थे व्हेन रिक्वायर्ड। सो बैटिंग ऑलराउंडर को मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाएं 96 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने जो जीता, जयसूर्या बैटिंग ऑलराउंडर, अरविंदर डिसिल्वा बैटिंग ऑलराउंडर, अर्जुना रानाटुंगा बैटिंग ऑलराउंडर, उसके बाद गुरु सिन्हा बैटिंग ऑलराउंडर। उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थी। फिर आप 99 वर्ल्ड कप में आ जाएं जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, बैटिंग ऑलराउंडर मार्क वॉ, माइकल बेवन, डैरेन लीमैन, स्टीव वॉ, टॉम मोडी बैटिंग ऑलराउंडर्स। फिर आप 2003 के वर्ल्ड कप में आ जाएं, उसमें एंड्रू सामन थे, डैरेन लीमैन थे, रिकी पॉन्टिंग भी बॉल कर लेते थे, लेकिन इतने ज़्यादा उन्होंने बॉलिंग नहीं की, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर उनकी साइड में थे। फिर आप 2007 वर्ल्ड कप की भी बात कर लें, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग ऑलराउंडर थे। बॉलिंग ऑलराउंडर्स ऐसे थे जो मेन तो उनका जॉब था बॉल करने का, विकेट लेने का, लेकिन बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते थे। उसके बाद आप 2011 की बात कर लें जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, बैटिंग ऑलराउंडर्स सचिन तेंदुलकर, युवराज, फिर वीरेंद्र सहवाग, ये बॉल कर लिया करते थे। फिर आप आ जाएं 2015 के वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, वॉटसन बॉल करते थे, स्मिथ भी बॉल कर लिया करते थे, एक आधी और ऑप्शन थी उनके पास। 2019 इंग्लैंड जीता, बेन स्टोक्स बैटिंग ऑलराउंडर, उसके बाद जो रूट भी बॉल कर लेते थे उनके लिए, फिर उनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी थे। तो ये एक सेट फॉर्मूला था जो जीता। और अगर आप ऐसी टीमों की बात करें जिनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलिंग
ऑलराउंडर्स थे। साउथ अफ्रीका का नाम जो है वो सर फहरिस्त है, कुछ भी नहीं जीत सके। मेरा ख्याल है सिर्फ एक आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीते हुए हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में आके वो मार खा जाते हैं। इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। 99 वर्ल्ड कप की अगर बात करें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले स्टार्ट किया, डेमियन मार्टिन को प्रेफर किया उन्होंने, उसके बाद एडम डेल और एक आधी और ऑप्शंस थी जो उसके साथ उन्होंने वर्ल्ड कप स्टार्ट किया। लेकिन 2-4 मैचों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें जो है डेमियन मार्टिन की जगह ऐसा प्लेयर चाहिए जो अच्छी बॉलिंग कर ले और ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे गेंद सीम एंड स्विंग हो रहा है उसको एक्सप्लॉइट करे। तो दे ब्रॉट इन टॉम मूडी, और उसके बाद एडम डेल की जगह उन्होंने पॉल राइफर को प्रेफर किया। और उसके बाद जब उन्होंने डिसाइड किया कि ये प्लेयर खेलेंगे, वो खेलते ही चले गए। उसमें आप ये देखें कि एडम गिलक्रिस्ट वो स्ट्रगलिंग, वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन दे परसिस्टेड विद हिम ओपनिंग द इनिंग्स। उसके बाद डैरेन लीमैन बहुत ज़्यादा उस वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे थे, उनको प्रेफर किया गया पहले मैच से आखिरी मैच तक। उनकी यूटिलिटी को उनको पता था कि इनकी यूटिलिटी है, किसी ना किसी मैच में ये अच्छा करके हमारी टीम को ये सिंगल हैंडली मुश्किल से निकाल के एक विनिंग पोजीशन में लेके आएंगे। चेंजेस उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किए, एक सेट फार्मूला के साथ। इनिशियली उन्होंने कुछ प्लेयर्स को मौका दिया, लेकिन बाद में डिसाइड किया कि नहीं, ये हमारा टीम कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, इसको ठीक करने की ज़रूरत। वंस दे डिड दैट, उसके बाद उन्होंने एक ही जो कॉम्बिनेशन था उसके साथ खेलते गए और मैचेस जीते गए, और वर्ल्ड कप फाइनल भी उन्होंने बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली जीता अगेंस्ट पाकिस्तान। जहाँ तक आप पाकिस्तान की बात करें तो मैं आपको शो कर रहा हूँ स्कोर कार्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट गेम ऑनवर्ड्स। अगर आप स्कोर कार्ड देखते जाएँ, आपको फ्रीक्वेंट चेंजेस नज़र आएंगी बैटिंग ऑर्डर में। उसके बाद कभी ओपन कोई कर रहा है, मिडल ऑर्डर में नंबर जो है वो चेंज होते जा रहे थे। कंसिस्टेंटली आपने परसिस्ट नहीं किया प्लेयर्स के ऊपर। और अगर आप 92 का वर्ल्ड कप का जायज़ा लें तो उसमें भी 3-4 बैट्समैनों ने स्कोर किया हुआ था। सलीम मलिक और एजाज़ अहमद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि एजाज़ अहमद का जो हाईएस्ट स्कोर था वो कोई इतना ज़्यादा नहीं था, मेरा ख्याल है डबल फिगर्स में ही होगा, लेकिन फिर भी उनको फ़ाइनल खिलाया गया। सलीम मलिक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनको फ़ाइनल खिलाया गया। देयर वाज़ अ रीज़न कि एक जो रनाउंड बैट्समैन होता है वो किसी वक्त भी आप आके अगर फॉर्म में ना भी हो तो बड़े मैच में आके कुछ ना कुछ कर देता है। मोहम्मद यूसुफ उस वर्ल्ड कप में मिडल ऑर्डर में स्कोर कर रहे थे, उनको कभी खिलाया जाता था, कभी नहीं खिलाया जाता था। और अगर आप पूरे वर्ल्ड कप का स्कोर कार्ड देखते रहें तो एक चीज़ जो है वो क्वाइट एविडेंट है कि आपके जो मिडल ऑर्डर है वो इतना ज़्यादा क्लिक नहीं कर रहा था। अगर आप एजाज़ की भी बात करें तो ही वो स्ट्रगलिंग। इंजमाम ने 2-3 मैचेस में स्कोर किया हुआ था, लेकिन जब आप सुपर 8 की तरफ जाते हैं, सुपर 6 या सुपर 8 उस वक्त जो भी था, उन मैचेस में भी इतना ज़्यादा उन्होंने स्कोर नहीं किया था। इंडिया के ख़िलाफ़ 41 किया था, एक 87 उन्होंने 80s कुछ किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ राउंड मैचेस में, और ये 41 था। उसके अलावा उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी नहीं थी। सो ये दो बैट्समैन एजाज़ और इंजमाम जिनके ऊपर आप रिलाई कर रहे थे, दे वर नॉट एंजॉइंग गुड रन ऑफ फॉर्म। करने की ये ज़रूरत थी कि आपको, चूँकि आपका मिडल ऑर्डर काम नहीं कर रहा था, लोअर मिडल ऑर्डर आपका थोड़ा बहुत आपको यूटिलिटी दे रहा था, तो आपने कोशिश ये करनी थी अगर मोहम्मद यूसुफ जो है अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको कंसिस्टेंटली आपने खिलाना था। आप उसको किसी मैच में खिलाते थे, किसी मैच में बाहर कर देते थे। खैर, आप सुपर 8 में आए, पहले बांग्लादेश से मैच हारे, फिर सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से, फिर आप इंडिया से मैच हारे, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच जीत के आप सेमीफ़ाइनल में आए। सेमीफ़ाइनल में वन वे शो था, आपके ओपनर से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ये सेल्ड थ्रू द फाइनल्स। अब जब आप फाइनल में आ गए तो आपको जो एक और चीज़ थी, जो मैंने बैटिंग ऑलराउंडर का बार बार जिक्र किया हुआ था, तो आपको कोशिश करने की ये ज़रूरत थी कि आपको पूरे वर्ल्ड कप में आपने एजाज़ अहमद को बॉल करवाने का सोचा ही नहीं।
उसके उनके ऊपर परसिस्ट करने का सोचा नहीं। 92 वर्ल्ड कप के बारे में मैं ज़िक्र कर रहा था, उन्होंने 36 ओवर किए थे उस वर्ल्ड कप में। उसके बाद मुझे याद है कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज़ में कुछ ऐसी पिचेस थी जहाँ पे गेंद थोड़ा सा सीम एंड स्विंग हो रहा था और विकेट में मॉइस्चर था, तो वहाँ पे भी इजाज़ ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो आई थिंक ये चीज़ों को जहन में रखने की ज़रूरत थी कि इंग्लैंड में उस वक्त गेंद जो है उन कंडीशंस में गेंद काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा था मीडियम पेसेस को, तो आपको उनके ऊपर परसिस्ट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि बैटिंग ऑलराउंडर का एक फॉर्मूला है जिसने हर टीम को जो है वर्ल्ड कप जिताया। जो भी फाइनल में पहुंची है उनको मैचेस जितवाएं। अब 92 का वर्ल्ड कप जब आप जिक्र करते हैं तो हम 3 फ्रंट लाइन बॉलर से खेल रहे थे, वसीम अकरम, आकिब जावेद और मुश्ताक। इमरान भाई का शोल्डर ख़राब था, वो मीडियम पेस बॉल कर रहे थे। मैंने 10 ओवर किए, इजाज़ ने 3 ओवर किए। सो 3 बॉलर्स के साथ हम फ्रंट लाइन के साथ खेले और 3 बैटिंग ऑलराउंडर्स थे जिनकी वजह से आप वो वर्ल्ड कप जीते। तो आपको ये कोशिश करनी थी कि आपने किसी ना किसी बॉलर बैट्समैन को ट्रेन करना था थ्रू आउट द वर्ल्ड कप कि ये हमें इम्पॉर्टेंट ओवर करके दें। वो नहीं हुआ। अब आप वर्ल्ड कप फाइनल में आ गए। वर्ल्ड कप फाइनल में जब आप आए तो जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि लंदन में बहुत ज़्यादा बारिश थी। जब लंदन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, एज़ इट इज़ जो लॉर्ड्स की ग्राउंड है वो थोड़ी सी स्लांट में है और जो पिच है वो भी थोड़ी सी इस तरह होती है। तो उसमें यह है कि इस स्लांट की वजह से गेंद वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। वो जो स्लोप है वो आप बॉलर्स को वो हेल्प करती है कि गेंद को थोड़ा बहुत जो है वॉबल कराती रहे ऑफ द सरफेस। और जब बादल हो जाते हैं तो वो फिर हवा में भी गेंद स्विंग होना शुरू हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 3-4 दिन कॉन्टीन्यूस बारिश थी। उस पे आपने 4 बैट्समैनों को प्रेफर किया, जिसमें 2 जो हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं थे। ओपनर्स के ऊपर आप रिलाई कर रहे थे, गीली विकेट के ऊपर, और पिच वो इस तरह की थी, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर। और मुझे सलीम मलिक साहब ने बताया था आफ्टर द वर्ल्ड कप कि मैंने वसीम अकरम के हाथ जोड़े कि ओ भाई यहाँ पे टॉस जीत के बैटिंग ना करना, वरना हम लोग जो है वो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और एज़ इट इज़ हमारी जो बैटिंग लाइनअप जो मिडल ऑर्डर है वो क्लिक नहीं कर रहा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में जो मैच टाई करके फाइनल में पहुंची है, उनकी बॉलिंग का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर गया होगा। एक छोटा टोटल 211 का टोटल उन्होंने जो ऑलमोस्ट डिफेंड तो नहीं टाई हुआ, लेकिन उन्होंने जीतने नहीं दिया साउथ अफ्रीका को, तो उनकी बॉलिंग का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा। तो आपने अपने बैट्समैनों को पहले एक्सपोज नहीं करना इन मुश्किल कंडीशंस में, जहाँ पे पिच के ऊपर मॉइस्चर है। और बाद में जो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट भी हुआ जब आपको पिच की पहली इनिंग्स के बाद हालत दिखाई गई, तो जिस जगह पे गेंद लैंड किया हुआ था वहाँ पे हल्के हल्के जो है गड़े पड़े हुए थे। इसका मतलब यह था कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। और उसमें आपने जब सलीम मलिक ने उनको कहा कि आपने ये नहीं करना कि टॉस जीत के बारी ले लेनी है, वरना हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो जो सलीम मलिक साहब ने मुझे बताया वो यही बताया कि वसीम अकरम सेट के नहीं, हम लोग अगर टॉस जीते तो डेफिनेटली बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास उस वक्त देखें मीडियम पेसर थे अज़हर महमूद, उसके बाद रज़ाक बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, देन यू हैड शुएब अख्तर, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो करने की ये ज़रूरत थी कि अपोजिशन को आपने, जब आपकी बैटिंग इतनी ज़्यादा काम नहीं कर रही, अगर आपकी बॉलिंग अच्छा काम कर रही है, तो आपने अपोजिशन को एक छोटे टोटल के ऊपर आउट करके अपनी बैटिंग का कॉन्फिडेंस ऊपर लेके जाना है। सो दैट्स व्हाट ही कमिटेड कि नहीं हम लोग अगर टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करेंगे। लेकिन टॉस हुआ, सब सरप्राइज़ हो गया कि टॉस जीत के इस बैटिंग लाइनअप के साथ आप पहले बैटिंग किस तरह कर सकते हैं। सो मुझे याद है कि सलीम मलिक साहब ने मुझे बताया कि हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हुआ करते थे अफजाल भट्ट, वो उनके साथ खड़े थे ड्रेसिंग रूम से बाहर आके उनसे कोई बात कर रहे थे। तो टॉस जीत के जब उनको ये पता लगा कि वसीम अकरम ने पहले बैटिंग कर लिए, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अफजाल भट्ट को कहा कि भट्ट साहब लो मैच से हार गए, कम हो गया साਡਾ। सो दैट वाज अ ह्यूज टेक्निकल मिस्टेक आपने की, और आपके सामने ही है कि टॉस जीत के बैटिंग करने के बाद क्या हुआ। जैसे ही ओपनर्स आउट हुए
देन इट वाज अ स्ट्रगल। और जब आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन स्कोर नहीं करें और बड़े मैच में वो जो आके हिटें मारने वाले बैट्समैन हैं उनकी शाज़ो नाज़री कभी कभी हिटें लगती हैं। तो उस वर्ल्ड कप में एक और चीज़ ये थी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं 98 में कैप्टन था तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर सोचा था, और उसके बाद जो सेलेक्टर्स के साथ ये फ़ैसला हुआ था कि चूँकि आपने वर्ल्ड कप जाके खेलना है तो वहाँ पे आपके पास रेगुलर ओपनर्स होने चाहिए जो विकेट के ऊपर ठहरेंगे, आपकी टीम को अच्छा स्टार्ट देंगे, नया बॉल जो है उसको थोड़ा सा आराम से खेलने के बाद एक प्लेटफॉर्म मिडल ऑर्डर को मुहैया करेंगे, तो तब जाके आप एबल होंगे मैच विनिंग स्कोर बोर्ड के ऊपर टांगने के, या आप चेज़ करने की पोजीशन में होंगे। तो उसमें हमने चेंजेस की, रेगुलर ओपनर्स को लेके आना शुरू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर आपने जो है वो शाहिद अफरीदी से ऑप्ट किया। देखें, शाहिद अफरीदी की एबिलिटी थी ऑन फ्लैट ट्रैक्स, जहाँ पे वो जाके टेक ऑन करते, जहाँ पे बाउंस थोड़ा सा कम है वहाँ पे बॉलर्स को टेक ऑन करके बड़ी हिटें मार के एक ऑपोजिशन को थोड़ा सा अंडर प्रेशर ले आए। लेकिन जहाँ पे डिमांडिंग कंडीशंस की बात है तो वहाँ पे वो आप बहुत बड़ी गैम्बल खेलते हो। बॉलिंग भी उनसे नहीं हो रही थी, बैटिंग भी नहीं हो रही थी। अगर मैं वसीम अकरम की जगह कप्तान होता तो मैं प्रेफर करता मोहम्मद यूसुफ को, और मोहम्मद यूसुफ का भी ये था। सलीम मलिक ने एक और चीज़ बताई कि मैंने जाके वसीम अकरम से एक दिन पहले कहा कि यार वैज़ मुझे ये बताओ कि मैं मैच खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा, ताकि अगर मैं मैच खेल रहा हूँ तो मैं अपनी तैयारी करने की कोशिश करूँ। तो ही वॉज़ नॉट टोल्ड। और मोहम्मद यूसुफ को मैच वाले दिन ये कहा गया कि मैच खेलना है, तो आगे से मोहम्मद यूसुफ ने यही जवाब दिया कि जी आपकी मर्ज़ी है। तो ओके, लेकिन उनको भी नहीं खिलाया गया। सो एक टेक्निकल जो एरर था वो पाकिस्तान को उस वर्ल्ड कप में बहुत बुरे से तरीके से उसने हॉन्ट किया। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में आपकी जो वर्ल्ड कप में जो शिकस्त की वजह थी वो दो चीज़ें थी। एक तो आपकी टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही नहीं था, दूसरा आपने जो टॉस जीत के वहाँ पे बैटिंग की, जब आपको पता है इट्स बीन पेल्टिंग डाउन इन लंदन बिफोर द फाइनल्स, 2-3-4 दिन से बारिश होती आ रही है और पिच जो है वो फ्रेशन अप तो होगी। जब फ्रेशन अप पिच होगी तो फिर आपको तो मुश्किल होगी, फिर बैट्समैनों के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंज लेके आती है। और उसके बाद अगर आपके ओपनर्स नहीं काम करते तो फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और मिडिल ऑर्डर आपकी स्ट्रगल कर रही थी, और मिडिल ऑर्डर जैसे ही जल्दी से आउट हुई है ओपनर्स के साथ, तो उसके बाद आप देख लें कि आपकी विकेटें जो है रेगुलर गिरती गई, उसके बाद आपको संभलने का मौका नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि लेसन आर टू बी लर्न फ्रॉम दैट वर्ल्ड कप। अगर आज भी हमने अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाना है, कंटेम्प्रेरी डिमांड्स के मुताबिक खेलना है, तो फार्मूला वही है कि आप बड़े टूर्नामेंट्स जो हैं वो मेन प्लेयर्स के बगैर नहीं जीत सकते। आपकी बैटिंग लाइनअप तगड़ी होनी चाहिए। अगर आप सारे वर्ल्ड कप्स की बात करते हैं तो बैटिंग लाइनअप जो है वो नंबर 7 तक है, उसके बाद 4 रेगुलर बॉलर्स और बैटिंग ऑलराउंडर। हमने वो नहीं किया जिसका हमें खुमियाजा जो है भुगतना पड़ा, और उसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं कि हम लोगों ने सारा वर्ल्ड कप जो खेला वो मोहल्ले की टीम की तरह खेला। एक मैच में कुछ लाइनअप है, दूसरे मैच में कुछ लाइनअप है, तीसरे मैच में बैटिंग ऑर्डर कुछ और है। जब रज़ाक जो हैं वो नंबर 3 के ऊपर अच्छा आपको परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपने उनको नंबर 3 के ऊपर खिलाया और उनको ये जॉब दिया है कि अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि विकेट के ऊपर रहना है और कुछ ओवर गुजारने हैं और दोबारा से इनिंग्स को मोमेंटम देना ताकि मिडल ऑर्डर के लिए आसानी हो। तो फिर आपने उनका नंबर क्यों चेंज किया, फिर आप बार बार ओपनर्स क्यों चेंज करते रहे, फिर आप बार बार जब एक मोहम्मद यूसुफ आपको अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहा था, उनको आप बार बार क्यों जो है वो बार करते रहे। और जब अगर आपने सलीम मलिक साहब को इतने ज़्यादा चांसेस दिए थे तो वाई नॉट इन द वर्ल्ड कप फाइनल भी, एक्सपीरियंस है। उसके बाद
डिमांडिंग कंडीशंस हैं तो आप उनसे काम ले सकते थे कि भी जाके आपने विकेट के ऊपर टाइम गुजारना है, और अगर आउट हो भी जाते हैं तो हम आपकी बॉलिंग से फ़ायदा उठा लेंगे, क्योंकि वो कंडीशंस जो थी वो सलीम मलिक की बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा माफ़क थी। एक तो वैसे स्लो पेस पे बॉल करते थे और उसके बाद सीम फंसना पिच के ऊपर, तो बैट्समैन के लिए टाइम करना गेंद को बड़ा मुश्किल था। सो ये जो ग्लेयरिंग मिस्टेक्स थी जो कमिट हुई उस वर्ल्ड कप में, और जिसकी वजह से एक अच्छा चांस था, एक दफ़ा फिर अच्छा चांस था पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने का। हाँ, सलीम मलिक ने एक और मुझे बात बताई थी, सलीम मलिक साहब ने, वो ये कि जब मैंने वसीम से पूछा कि यार आपको कहा भी था और आपने कहा भी था कि नहीं टॉस जीत के हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे, तो आपने बैटिंग क्यों कर ली? कि जी वो इमरान खान साहब ने कहा था कि भाई रन्स ऑन द बोर्ड का हमेशा प्रेशर होता है, तो इसलिए मैंने बैटिंग कर ली। देखें, बात यह है कि आपने जो अवेलेबल कंडीशंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करना पहले। अब अगर आपकी बैटिंग लाइनअप नहीं चल रही, आपके सिर्फ जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं सईद और वजाहतुल्लाह वास्ती ने रन्स किए हुए थे। सईद ने तो बैक टू बैक सेंचुरीज़ भी की हुई थी, वजाहतुल्लाह वास्ती ने एक दो मैचेस में अच्छा पाकिस्तान को स्टार्ट दिया सईद अनवर को के साथ मिलके, लेकिन उन दोनों के ऊपर आप इंटायरली डिपेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ओपनर्स की जो लाइफ है बड़ी फिकल होती है। उसमें सीधी विकेटों के ऊपर भी एक गेंद जो है अच्छी लाइन से फिर जाए तो आपके आउट होने के चांसेस होते हैं, और जहाँ पे जो ऑड्स हैं टोटली आपके अगेंस्ट हैं, आप दो इनफॉर्म बैट्समैनों के ऊपर आप वर्ल्ड कप जीतने की सोच रहे हैं, तो ये तो आई थिंक इट वाज आस्किंग फॉर द मून एंड इट वाज अ ह्यूज गैम्बल। और इवेंचुअली सब ने देखा कि पाकिस्तान के साथ उस वर्ल्ड कप में क्या हुआ। सो दैट वाज माय टेक ऑन द 99 वर्ल्ड कप। होपफुली आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसको सेटिस्फाई किया होगा इस सारे एपिसोड ने, और नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।